नमस्ते प्यारे बच्चों। रैपिड रिवीजन की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का वन शॉट क्विक रिवीजन। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कई सारे चैप्टर्स में आपको इसकी हेल्प मिलती है। इसके कंसेप्ट्स को समझना आपको एसिड बेस इक्विलिब्रिया, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया को हैंडल करने में हेल्प तो करता ही है। उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और यहाँ तक कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी वेरियस चैप्टर्स में इक्विलिब्रियम स्टेट की समझ आपको बहुत हेल्प करती है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे बेसिक कंसेप्ट्स यहाँ पर अपन कवर करेंगे। आपकी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी और फिर आप क्वेश्चंस कॉन्फिडेंस के साथ अटैम्प्ट कर पाएंगे। चलिए तो शुरुआत किया जाए। ये हैं इस चैप्टर के कंटेंट्स। तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपन इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है उसको समझेंगे, ठीक है। फिर अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम की एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिफाइन करने वाले लॉ का नाम है द लॉ ऑफ मास एक्शन। बाद में फिर अपन इक्विलिब्रियम लॉज को मैनिपुलेट करने पर बात करेंगे। बेसिक मैनिपुलेशंस हैं किसी रिएक्शन को रिवर्स करके लिखना, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना या मल्टीपल रिएक्शंस को आपस में ऐड करना। तो इनके रिजल्ट्स के बारे में अपन जानेंगे। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया पर बात होगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशंस। 3 मेन एप्लीकेशंस हैं। रिएक्शन का एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन जज करना, किसी भी कंडीशन में रिएक्शन कौन सी दिशा में जा रही है वो प्रिडिक्ट कर पाना, और फाइनली इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इवैल्यूएट करना। एक गिवन इनिशियल स्टेट की कॉरेस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस क्या होंगी उनका पता लगाना। एंड लास्टली वी विल आल्सो टॉक अबाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर। एक रिएक्शन जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई हो उसको इक्विलिब्रियम से हटाने के क्या क्या ऑप्शंस हैं अपने पास, और अगर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम से हटाया गया तो रिएक्शन कैसे रिएक्ट करेगी, अभिक्रिया की क्या प्रतिक्रिया होगी, उसको भी हमें समझना है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है। व्हाट इज मेंट बाय अ रिएक्शन बीइंग एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम शब्द तो आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते रहते हैं। इवन फिजिक्स में इसका काफ़ी यूज़ होता है। जब हम बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट पर है तो फिजिक्स में हम इम्प्लाई करते हैं कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 है, ठीक है। और उस बॉडी के मोशन में समय के साथ कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं। नो चेंजेस आर हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी किसी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर आने का मतलब ये है कि अब उस रिएक्शन मिक्सचर में समय के साथ कोई बदलाव ऑब्जर्व नहीं होंगे। कॉन्सेंट्रेशंस में, मोल्स में जब चेंजेस आना बंद हो जाएं तो हम बोलते हैं कि रिएक्शन कहाँ पहुँच गई है, इक्विलिब्रियम पर। फिजिक्स में आप जो इक्विलिब्रियम यूजुअली देखते हो, पढ़ते हो, वो एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, जबकि केमिस्ट्री में, केमिकल प्रोसेसेस में इस्टेब्लिश होने वाला इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इसका क्या मतलब है ये थोड़ा समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है एक स्टेट ऑफ बैलेंस एट विच नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द सिस्टम विथ टाइम। समय के साथ चेंजेस आना बंद हो चुके हैं, ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब सिस्टम हैज अटेन्ड इक्विलिब्रियम। केमिकल और फिजिकल चेंजेस में आने वाला जो इक्विलिब्रिया है वो एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, जहां पर प्रोसेसेस हो रही होती हैं लेकिन फिर भी कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि यहां पर 2 ऑपोजिट प्रोसेसेस इक्वल रेट से हो रही होती हैं। जैसे हम एक ऐसे एस्केलेटर से ऊपर जाने की कोशिश करें जो एस्केलेटर खुद नीचे आ रहा हो, और हमारे ऊपर जाने की स्पीड और एस्केलेटर के नीचे मूव करने की स्पीड्स इक्वल हों, तो हमारी हाइट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हम उसी लेवल पर बने रहेंगे। ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है जहाँ पर 2 ऑपोजिट प्रोसेसेस सेम रेट से हो रही हैं। और इसी तरह का एक इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शंस में एस्टैब्लिश होता है। इसको समझने के लिए अपन ने एक गैस फेज रिएक्शन कंसिडर करी है जिसमें
N2O4 और NO2 का इंटर कन्वर्जन कराया जा रहा है एक 1 लीटर के क्लोज फ्लास्क में 25 डिग्री सेल्सियस पर। एक्सपेरिमेंट्स तो कई सारे किए जा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर आपके सामने 2 एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन्स मेंशन किए हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में शुरुआत में हमने सिर्फ N2O4 लिया है, ठीक है, जिसको आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, एक कलरलेस गैस ली है। वी हैव टेकन नो NO2 इन द बिगिनिंग, और हमने सिस्टम को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है। कभी ना कभी और कहीं ना कहीं जाकर हर रिएक्शन में आता है इक्विलिब्रियम। तो कुछ समय बाद इस सिस्टम में भी चेंजेस आना बंद हो गए, और उस कंडीशन में पाया गया कि N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन 0.0337 मोलर है और NO2 की कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड होके 0.0125 मोलर हो गई है। इससे 2 बातें तो जाहिर हुई हैं। पहला तो ये कि N2O4 NO2 में कन्वर्ट होता है, दूसरा ये कि ये कन्वर्जन 100% 100% नहीं हो रहा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि अगर हम सिर्फ NO2 लेकर चलें, N2O4 ना लें, मतलब जिसको हम प्रोडक्ट मान रहे थे वो लेकर चलें और जिसको रिएक्टेंट मान रहे थे वो ना लें, तो भी चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, N2O4 बनता है और NO2 कंज्यूम होता है, फिर से सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करता है। इससे एक और बात साबित हुई, ना सिर्फ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। मतलब जिनको हम कन्वेंशनली रिएक्टेंट्स बोलते थे वो प्रोडक्ट्स भी हैं, और जिनको हम प्रोडक्ट्स मानते थे वो रिएक्टेंट्स भी हैं। सो प्रोडक्ट्स आर द रिएक्टेंट्स फॉर द रिवर्स रिएक्शन एंड द रिएक्टेंट्स आर द प्रोडक्ट्स फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो रिएक्शन दोनों दिशाओं में जाने में सक्षम है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, और किसी भी दिशा में रिएक्शन 100% या 100% नहीं जाती है। रिएक्टेंट्स फुल्ली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते, प्रोडक्ट्स भी फुल्ली रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं होते। एक स्टेट ऑफ बैलेंस जब आता है तब आपके पास रिएक्टेंट्स भी होते हैं और प्रोडक्ट्स भी होते हैं। ठीक है ना, ध्यान रहे बच्चों, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए जो राइट में है उसी को प्रोडक्ट बोलते रहेंगे और जो लेफ्ट में है उसी को अपन रिएक्टेंट बोलते रहेंगे। वैसे जो रिएक्टेंट कहा जा रहा है वो प्रोडक्ट भी है और जो प्रोडक्ट कहा जा रहा है वो रिएक्टेंट भी है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। एक और चीज़ यहाँ पर आप ऑब्जर्व करिए, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट में जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस अचीव हुई हैं वो सेम अचीव हुई हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हर एक्सपेरिमेंट में हमें इस रिएक्शन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशंस यही मिला करेंगी? विल वी एंड अप विद द सेम इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस इन एवरी डैम एक्सपेरिमेंट? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेम कॉन्सेंट्रेशन आने का कारण क्या है उसको आप समझने की कोशिश करिए। अगर ये N2O4 100% NO2 में बदल जाता तो 0.04 मोलर N2O4 से 0.08 मोलर NO2 बन जाता, और अगर ये 0.08 मोलर NO2 100% N2O4 में बदल जाता तो 0.04 मोलर N2O4 बन जाता। मतलब 0.04 मोलर N2O4 लेकर चलना और 0.08 मोलर NO2 लेकर चलना, 2 अलग एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली एक ही सिस्टम कॉम्पोजिशन कहा जाएगा, क्योंकि इन दोनों ही कॉम्पोजिशंस में 100% कंप्लीशन मानने पर एक दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाती है। इसको 100% कंप्लीट कराऊं तो ये कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी, इसको 100% पीछे ले जाऊं तो ये कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 की ओवरऑल कॉम्पोजिशन एक जैसी है, और जब सिस्टम की कॉम्पोजिशन एक जैसी रखते हैं तो फाइनल इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस भी सेम मिलती है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर और इसके जैसे कितने भी एक्सपेरिमेंट्स आप रिएक्शंस पर करो, आपको समझ में आएगा कि रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं। ऑल केमिकल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड रिवर्सिबल? केमिकल रिएक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में रिवर्सिबल होने का मतलब ये है कि द रिएक्शन कैन अकर इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। रिएक्टेंट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ऑल्सो फॉर्म रिएक्टेंट्स। ठीक है ना, जैसे जैसे
फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में N2O4 NO2 में बदलने लगता है, NO2 बनने लगता है, NO2 वापस N2O4 भी बनाना स्टार्ट हो जाता है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स भी बनते हैं। कुछ इसी तरह की रिसाइकलिंग यहाँ पर भी होगी। जैसे जैसे ये NO2 N2O4 में बदलने लगेगा, ये N2O4 भी टूटकर वापस NO2 बनाने लगेगा। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो ऑल केमिकल रिएक्शंस इन दैट सेंस आर रिवर्सिबल। और इनके लिए अपन ये वाला सिंबल यूज करेंगे। दिस इज द सिंबल फॉर अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। इसमें फॉरवर्ड पॉइंटिंग एरो भी है और बैकवर्ड पॉइंटिंग एरो भी। अगर हम एक सिंगल एरो लगाएं, जैसा कि हम कई चैप्टर्स में करते रहे, बैकवर्ड पॉइंटिंग एरो नहीं लगाया, सिर्फ फॉरवर्ड पॉइंटिंग एरो लगाया और रिएक्शन को इररिवर्सिबल माना, तो वो एक अप्रॉक्सीमेशन था, ध्यान रखना। रिएक्शंस को इररिवर्सिबल बोलना एक अप्रॉक्सीमेशन है। Irreversible reactions are simply those reversible reactions that proceed nearly to completion. जिनका equilibrium nearly complete होने के बाद आया। Almost all the reactants were converted into products. तब जाकर equilibrium आया। ऐसी reactions को अपन practically क्या मान सकते हैं? Irreversible. फिर से आपको बता रहा हूँ, सभी chemical reactions reversible होती हैं। Irreversible मानना एक approximation है। हर केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कभी ना कभी और कहीं ना कहीं ज़रूर आता है। अगर वो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स के बहुत पास जाके आए, मतलब नियरली 100% प्रोडक्ट्स ही वहाँ पर हों और रिएक्टेंट्स बहुत ही कम बचें, तो ऐसी रिएक्शंस को अपन प्रैक्टिकली इररिवर्सिबल मान सकते हैं और सिंगल एरो से शो कर सकते हैं। जिस एक्सपेरिमेंट की मैंने आपके सामने बात करी, उसके लिए ये ग्राफ बनाया गया है। y एक्सिस पर है कॉन्सेंट्रेशन और x एक्सिस पर है टाइम। इसमें आप देख सकते हैं ग्राफ दो डिफरेंट कलर्स में है, राइट। तो इसमें जो डार्क ब्लू या पर्पल कलर्ड ग्राफ है वो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट के लिए है, और जो लाइट ब्लू या थोड़ा ग्रीनिश सा ग्राफ है ये सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के लिए है। तो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, NO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, पर एक टाइम ऐसा आ रहा है जिसके बाद इनकी कॉन्सेंट्रेशंस चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट हो गई हैं। एंड व्हेन द कॉन्सेंट्रेशंस स्टॉप चेंजिंग, you will say that the reaction has attained equilibrium. सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में हम प्रोडक्ट लेकर चले और हमने रिएक्टेंट्स को बनाया। तो जिनको अपन प्रोडक्ट बोलते हैं वो कंज्यूम होते गए और जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं वो फॉर्म होता गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन शुरू में फॉरवर्ड मूव करी है और सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन शुरू में बैकवर्ड्स मूव करी है। फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन इक्विलिब्रियम आने तक फॉरवर्ड ही गई है और सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में रिएक्शन इक्विलिब्रियम आने तक बैकवर्ड गई है। ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हमने इक्विलिब्रियम एक केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन से अप्रोच किया है और एक केस में बैकवर्ड डायरेक्शन से। इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहा अप टिल द इक्विलिब्रियम स्टेट तो आपने फॉरवर्ड दिशा से इक्विलिब्रियम अप्रोच किया है, और अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटता रहा, रिएक्टेंट का बढ़ता रहा, तो आपने इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन से अप्रोच किया है। इक्विलिब्रियम स्टेट को एक और ग्राफ से अपन समझ सकते हैं, वो है रिएक्शन रेट और टाइम के बीच का ग्राफ, ठीक है। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। रिएक्शन दोनों दिशाओं में हुई है तो दोनों डायरेक्शंस में अपन रेट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है और रिवर्स रिएक्शन का रेट NO2 की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। N2O4 जो कि रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे N2O4 घटता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी घटता जाएगा। जैसे जैसे NO2 बढ़ता जाएगा रिवर्स आने का रेट भी बढ़ता जाएगा। तो शुरुआत में रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जा रही थी, ठीक है, फॉरवर्ड का रेट एक हाई वैल्यू पर है और रिवर्स रिएक्शन का रेट 0 है, पर समय के साथ इन दोनों रेट्स का गैप कम होता गया है और कम होते होते इस सिचुएशन में आकर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के ग्राफ्स मर्ज कर गए हैं। मतलब यहां पर दो ऑपोजिट रिएक्शन सेम रेट से हो रही है, और जब दो ऑपोजिट रिएक्शन सेम रेट से होने लग जाएं तो इसका मतलब यह है कि कोई नेट रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। जब तक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से ज्यादा है तब तक हम बोलेंगे कि नेट रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रही है। ऐसा एक्सपेरिमेंट 1 में हुआ है। और अगर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम हो, तो ओवरऑल रिएक्शन या नेट रिएक्शन बैकवर्ड्स आ रही है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी और रिएक्टेंट की बढ़ती जाएगी। और ये दोनों ही सिनेरियोज अल्टीमेटली हमें इस सिनेरियो पर ले जाएंगे जहां पर दोनों ऑपोजिट रेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, और यहां पर रिएक्शन पहुंच जाएगी एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये दो तरीके हैं इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करने के। व्हाट आर द टू वेज ऑफ डिफाइनिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट? पहला तो ये कि ये एक ऐसा स्टेट है जहां पर चेंजेस आना बंद हो जाएं, किसमें, कॉन्सेंट्रेशंस में, रिएक्टेंट्स की भी और प्रोडक्ट्स की भी। देयर इज नो अपरेंट चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। Moreover, it is also the state in which the rate of forward reaction equalizes with the rate of backward reaction. तो इक्विलिब्रियम पर ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशंस बराबर नहीं होती, कॉन्सेंट्रेशंस तो कांस्टेंट हो जाती हैं, रेट्स बराबर हो जाते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। पहले दोनों रेट्स में डिफरेंस था, पर ज्यादा वाला रेट कम होता जाएगा और कम वाला रेट बढ़ता जाएगा, और फाइनली दोनों रेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। एक और बात जो मैंने वहां पर आपको बताई थी N2O4 और NO2 के इंटर कन्वर्जन वाले केस में, वो ये थी कि अगर हम सिस्टम का कॉम्पोजिशन सेम रखते हैं, फॉर अ गिवन ओवरऑल सिस्टम कॉम्पोजिशन वी ऑलवेज रीच द सेम इक्विलिब्रियम concentrations, whether the equilibrium is approached from forward or backward direction. इक्विलिब्रियम आप किसी भी दिशा से अप्रोच करके अचीव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सिस्टम की कॉम्पोजिशन सेम रखते हो, मतलब एक तरह से ये हुआ कि हर तरह के एटम्स के मोल्स पर लीटर सेम रखते हो, तो आपको इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशंस भी सेम मिलेंगी, चाहे आप प्योर रिएक्टेंट से शुरुआत करें, चाहे आप प्योर प्रोडक्ट से शुरुआत करें। उम्मीद है ये बात आप याद रख पाओगे। आगे फिर हम इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए एक और इंपॉर्टेंट क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। ये एक्चुअली इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सेंट्रल क्वांटिटी है, जिसका नाम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम पर आकर हम एक एक्सप्रेशन इवैल्यूएट कर सकते हैं, और उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू ही मिलती है। फॉर वन पर्टिकुलर रिएक्शन एट वन पर्टिकुलर टेम्परेचर हमें इस प्रकार के एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड मिलती है। फिलहाल मैंने ये एक्सप्रेशन एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए डिफाइन किया है। यहां पर स्मॉल लेटर्स में कोफिशिएंट्स हैं, कैपिटल लेटर्स में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। एक्सप्रेशन का फॉर्मेट ध्यान से देखिए। ऊपर अपन ने प्रोडक्ट्स रखे हैं, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन की पावर कोफिशिएंट के बराबर रेज की गई है,
नीचे अपन ने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशंस रखी हैं, इनकी पावर भी कोफिशिएंट के बराबर रेज की गई है। तो ऊपर प्रोडक्ट्स हैं, नीचे रिएक्टेंट्स हैं और पावर्स कोफिशिएंट के बराबर हैं। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये मोलैरिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस एक्सप्रेशन में अपन सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट की कॉन्सेंट्रेशंस रखेंगे, नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस यहां पर नहीं रखेंगे। तो फिर इस तरह का जो एक्सप्रेशन अपन डिफाइन करके एवैल्यूएट करेंगे उसकी वैल्यू को नाम दिया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये वैल्यू आपको एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हमेशा सेम ही मिलती है, चाहे आप 10 एक्सपेरिमेंट्स करें या 10,000 एक्सपेरिमेंट्स करें, 10,000 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑब्टेन करें, पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको हर बार सेम मिलेगी। जैसे कुछ देर पहले अपन ने N2O4 के डिकॉम्पोजिशन की रिएक्शन लिखी थी। इसके लिए अगर अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन डिफाइन करें, यहां पर सबस्क्रिप्ट में लगाया गया C मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा NO2 स्क्वायर्ड अपॉन N2O4 टू द पावर 1। इस एक्सप्रेशन में अपन को सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम स्टेट की कॉन्सेंट्रेशंस रखनी है। आप एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग करोगे, ये कॉन्सेंट्रेशंस भी आपको अलग अलग मिलेंगी, लेकिन इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू आपको हमेशा सेम ही मिलेगी अगर आप टेम्परेचर फिक्स्ड रखते हैं तो। हाँ, अगर आपने टेम्परेचर बदल दिया तो फिर Kc की वैल्यू बदलने वाली है। अगर आपने रिएक्शन कुछ अलग लिखी, ठीक है, तो Kc की वैल्यू अलग मिलने वाली है। As long as the reaction looks exactly like this, Kc will come out to be the same. The equilibrium constant for a particular chemical equation has a fixed value at a particular temperature. Temperature fixed, reaction fixed, Kc fixed. फिर से दोहरा रहा हूं, temperature fixed, reaction fixed, Kc fixed. Temperature changed, Kc changed. Reaction changed, Kc changed. याद रखना, Kc इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस की मदद से फाइंड किया जाता है, पर Kc इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, बल्कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस Kc पर डिपेंड करती है, ये कहना सही रहेगा। अब कुछ बेसिक मैनिपुलेशंस जिनके बारे में कुछ देर पहले मैंने इंडिकेट किया था। मैनिपुलेशंस का मतलब है रिएक्शन के स्ट्रक्चर में, उसके ढांचे में कुछ फेरबदल करना। और 3 तरह के बेसिक मैनिपुलेशंस किए जा सकते हैं। पहला है रिएक्शन को रिवर्स्ड वे में लिखना। रिएक्शन रिवर्सिबल है, प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट्स बनते हैं, सो वी कैन राइट द रिएक्शन इन अ रिवर्स्ड मैनर। कॉमन सेंस से सोचिए, अगर आप रिएक्शन को रिवर्स्ड वे में लिख रहे हो तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट साइड पर आ जाएंगे। और ऐसा अगर होगा तो Kc का पूरा एक्सप्रेशन ही रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होगा। द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल। सेकेंड मैनिपुलेशन होगा रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर भी आप थोड़ा इमेजिन करिए, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। अगर मैं रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट डबल हो जाएंगे, उनके जो एक्सपोनेंट्स आते हैं Kc के एक्सप्रेशन में वो भी डबल हो जाएंगे, और ओवरऑल पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ही 2 की पावर से रेज हो जाएगा। मतलब आप जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी फैक्टर से आपका Kc रेज हो जाने वाला है। अब रेज होने का मतलब ये नहीं है कि वो बढ़ने वाला ही है, वो घट भी सकता है, ठीक है ना। रेज्ड बोलना तो बस एक मैथमेटिकल टर्म है। तो अगर आपने n से मल्टीप्लाई किया तो आपका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर n से रेज करने पर मिलेगा। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर हो जाएगा और हाफ से मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर रूट हो जाएगा। थर्ड मैनिपुलेशन है मल्टीपल केमिकल रिएक्शंस को आपस में ऐड करके एक ओवरऑल रिएक्शन ऑब्टेन करना, ठीक है ना। जैसे अगर मैं सेम रिएक्शन को 2 बार लिखकर ऐड कर दूं
सेम रिएक्शन 2 बार लिख दी और ऐड कर दी, तो क्या होगा, जो फाइनल रिएक्शन मिलेगी उसमें कोफिशिएंट डबल हो चुके होंगे, और डबल होने पर Kc स्क्वायर हो जाता है। इसका मतलब यही निकला कि जो 2 रिएक्शंस मैंने ऐड किए हैं उनके Kc मल्टीप्लाई हुए हैं, Kc इंटू Kc इस Kc स्क्वायर। तो इससे जाहिर होता है कि रिएक्शंस को ऐड करने से उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स म्यूचुअली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और अगर अपन इसको थोड़ा एक्सटेंड करें, वैसे सब्ट्रैक्शन बोलना सही टर्म नहीं है रिएक्शंस के लिए, फिर भी अगर अपन अपने लेवल पे सोच रहे हैं कि रिएक्शन सब्ट्रैक्ट की जा रही है तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐड करके लिखोगे तो ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ऑफ द स्टेप रिएक्शंस, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो डिवीजन हो जाएगा, राइट। एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp, ये भी बहुत बार यूज में आता है। ये एक प्रेशर बेस्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आइडियल गैस इक्वेशन से आपको समझ में आना चाहिए कि गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। PV इज इक्वल टू nRT को अपन मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं P इज इक्वल टू CRT। ठीक है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू C। तो जब इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशंस फिक्स्ड हैं तो पार्शियल प्रेशर्स भी फिक्स्ड हैं। जिस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशंस के बेसिस पर एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर रहे हैं, वैसे ही पार्शियल प्रेशर के बेसिस पर भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम वे में। यहां पर अपन रख रहे हैं इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर्स अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स बार रखे जाते हैं। ठीक है ना, कभी कभी एटमॉस्फेयर्स में भी रखते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल्स। नया कन्वेंशन है कि यहां पर पार्शियल प्रेशर बार में रखे जाएं, 1 into 10 to the power 5 पास्कल। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने Kp और Kc को विद डायमेंशंस डिफाइन किया है। वहां पर उन्होंने मोलैरिटी की यूनिट्स रखी हैं मोल्स पर लीटर, और पार्शियल प्रेशर की भी यूनिट्स रखी हैं बार या फिर एटमॉस्फेयर। वैसे अधिकतर स्टैंडर्ड बुक्स आजकल Kp और Kc को डायमेंशनलेस क्वांटिटी के तौर पर डिफाइन करते हैं, और वो सिर्फ प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यूनिट्स नहीं रखते। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी पर यूनिट्स दिख जाएं Kp या Kc की तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन की मदद से। ठीक है ना, जो भी यूनिट्स ओवरऑल एक्सप्रेशन की आएंगी वही Kp या Kc की यूनिट्स हो जाएंगी। क्योंकि पार्शियल प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है तो हम सारे के सारे पार्शियल प्रेशर्स को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट गैस टाइम्स RT, और इसको आगे बढ़ाने पर ये फॉर्मूला बनता है Kp is equal to Kc RT to the power delta Ng. What is delta Ng? Delta Ng is basically the difference of coefficients of gaseous products and gaseous reactants. सिर्फ gaseous products के coefficients और gaseous reactants के coefficients का difference लेना है, और इस difference को अपन symbolize कर रहे हैं delta Ng से। ठीक है ना, यहाँ पर अपन R की वैल्यू 0.08314 रखेंगे अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स। विच यूनिट्स? लीटर बार पर मोल पर केल्विन। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1/12 भी ली जा सकती है। टेम्परेचर हमेशा केल्विन्स में रखना है। डेल्टा Ng के बेसिस पर ही डिसाइड होगा कि Kp और Kc में किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ध्यान रखना, Kp अपने आप में एक अलग कांस्टेंट हो सकता है और Kc अपने आप में एक अलग कांस्टेंट है, पर दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बदलने से बदलेगी। एक चीज़ आप और यहाँ पर देख सकते हैं, डेल्टा Ng अगर 0 होगा, ठीक है, तो Kp और Kc क्या हो जाएंगे? इक्वल। If there is no change in the number of gas moles, if the number of gas moles on the product side and the reactant side are equal, then Kp and Kc are also going to be equal.
एक चीज यहां पर आपको और बता दूं, Kc तो हर रिएक्शन में डिफाइन हो जाएगा, पर Kp हर रिएक्शन में डिफाइन हो पाएगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी रिएक्शंस के लिए Kp डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। Kp तभी डिफाइन होगा जब Kc के एक्सप्रेशन में आने वाले सारे टर्म्स गैसेस के लिए होंगे। Kc के एक्सप्रेशन में आने वाले सारे टर्म्स गैसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, तभी Kp डिफाइन हो पाएगा। तो ये बेसिक बात आप याद रखना, ठीक है। अभी तक अपन जो भी रिएक्शंस के इक्विलिब्रिया सोच रहे थे वो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया थे। यहां पर सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक ही फेज में थे। होमोजीनियस इक्विलिब्रिया का मतलब है कि सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में घुले मिले हुए हों, यूनिफॉर्मली, होमोजीनियसली। All reactants and products in the same phase. सबके सब या तो गैसेस हों या फिर सबके सब एक्वस फेज में हों, तो फिर वो होमोजीनियस इक्विलिब्रिया कहलाता है। लेकिन कई बार रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा फेजेस में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 तीन अलग फेजेस हैं, ठीक है ना। तीनों फिजिकली सेपरेटेड हैं। लिखने को आप Kc का एक्सप्रेशन यहां भी सिमिलर वे में लिख सकते हो, लेकिन याद रखना जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं, प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस उनके अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं। उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन एक तरह से फिक्स्ड वैल्यू रहती है, चाहे उनका अमाउंट कुछ भी हो। और अगर प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशंस फिक्स्ड ही रहती हैं, तो फिर उनको अननेसेसरीली Kc में कैरी करने का, मतलब Kc के एक्सप्रेशन में कैरी करने का कोई सेंस बनता नहीं है। इसलिए लोगों ने कहा है कि इस तरह के कांस्टेंट टर्म्स को आप Kc में मर्ज ही कर दो, क्योंकि कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट। और इस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन रीडिफाइन कर दो। इसमें अब सिर्फ आपने CO2 का टर्म इंक्लूड किया है, क्योंकि CO2 एक गैस है। गैसेस का प्रेशर चेंज हो सकता है, गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकती है, क्योंकि गैसेस कंप्रेसिबल होती हैं। तो सेम अमाउंट ऑफ गैस का अगर आप कंप्रेशन करें या एक्सपेंशन करें तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, ठीक है ना। बट अगर लिक्विड वाटर लें या कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड लें तो इनकी कॉन्सेंट्रेशंस फिक्स्ड रहती हैं। एक बार अपन ने Kc डिफाइन कर लिया तो फिर अपन Kp भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि Kc के एक्सप्रेशन में आने वाले सारे टर्म्स यहाँ पर सिर्फ गैसेस के लिए थे, इसलिए यहाँ पर Kp भी डिफाइन हो गया यूजिंग इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन यही है कि हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया को डील करते समय आप प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स के टर्म्स आपके Kc के एक्सप्रेशन में शामिल मत करो। Concentrations of pure solids and pure liquids are fixed and cannot be varied. Hence we include concentration terms of solutes in solution and gases in equilibrium constant expression. सिर्फ दो ही तरह के substances की terms अपन equilibrium expression में include करेंगे। कौन से दो तरह के substances? एक तो solutes और दूसरे gases। solutes के terms include करेंगे और gases के, because only those concentrations can be varied. तो याद रहेगी ये बात। तो आपको सॉलिड्स के टर्म्स, लिक्विड्स के टर्म्स, यहाँ तक के सॉल्वेंट्स के टर्म्स भी इंक्लूड नहीं करने हैं, सिर्फ सॉल्यूट्स और गैसेस के टर्म्स Kc के एक्सप्रेशन में इंक्लूड करने हैं, क्योंकि सिर्फ वही कॉन्सेंट्रेशंस बदली जा सकती हैं। यहाँ आप देखिए कुछ हीट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया के एग्जाम्पल्स हैं। देखिए लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, फिजिकली सेपरेटेड है। यहां पर Kc डिफाइन हो जाएगा। सॉलिड वाला टर्म लेना नहीं है तो न्यूमरेटर में सिर्फ 1 लिखेंगे। सिर्फ एकमात्र क्लोरीन गैस ऐसी है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बदली जा सकती है, तो Kc के एक्सप्रेशन में सिर्फ क्लोरीन गैस आएगी। और यहां पर Kp भी डिफाइन हो पाएगा।
क्योंकि Kc के एक्सप्रेशन में सिर्फ गैस आ रही है तो Kp भी डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यहां पर डेल्टा Ng क्या होगा, सोच पाएंगे आप लोग? डेल्टा Ng में सिर्फ गैसेस पे फोकस करिएगा, यहां पे कोई गैस नहीं, यहाँ पे ये सिर्फ एक क्लोरीन गैस है, तो डेल्टा Ng हो जाएगा -1, 0 -1। सेकेंड वाले रिएक्शन में एक्वस स्पीशीज और गैसेस, इनके टर्म्स इंक्लूड करेंगे। तरीका वही है, ऊपर प्रोडक्ट्स रखने हैं, नीचे रिएक्टेंट्स रखने हैं, पावर कोफिशिएंट के बराबर रखनी है। ठीक है ना, जिंक सॉलिड की जरूरत तो है रिएक्शन कराने के लिए, पर जिंक सॉलिड अपने Kc के एक्सप्रेशन में शामिल होने वाला नहीं है। याद रह जाएगी ये बात आपको श्योरली। क्या यहां पर Kp डिफाइन हो पाएगा? जी नहीं। Kp can't be defined for this reaction, क्योंकि इसमें सॉल्यूट्स के टर्म्स भी आ रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में फिर Kp डिफाइन करना संभव नहीं होगा। और ऐसा ही कुछ हम थर्ड केस में भी बोलेंगे। यहां पर Kc डिफाइन हो जाएगा, लेकिन Kp डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो Kp यहां भी डिफाइन नहीं होगा, Kp यहां भी डिफाइन नहीं होगा। तो Kp में थोड़ा लिमिटेशन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आप हर रिएक्शन के लिए डिफाइन कर सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशंस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस चैप्टर की सबसे यूजफुल, सबसे सेंट्रल क्वांटिटी है। एक सिंपल एप्लीकेशन तो इसका यही है कि आप इसकी वैल्यू देखकर जज कर सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट होगी। और यहां पर हम Kc का कंपैरिजन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंपैरिजन 1 से करते हैं। 1 के रिस्पेक्ट में Kc कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। यहां कुछ रिएक्शंस देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की रिएक्शन फॉर्मिंग H2O, SO2 and O2 combining to form SO3. Look at the equilibrium constants. Look at their magnitudes. Look at the powers of 10. तो अगर अपन Kc का एक्सप्रेशन बनाकर सोचें, सपोज फर्स्ट वाले रिएक्शन के लिए, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर 9.1 into 10 to the power 80 आनी चाहिए, which is a humongous number। इससे जाहिर क्या होता है? इससे जाहिर यही होता है कि न्यूमरेटर बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगा किसके ऊपर? डिनोमिनेटर के ऊपर। और इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि इक्विलिब्रियम पर किसका अमाउंट बहुत ज्यादा होगा? प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे और रिएक्टेंट्स उसकी तुलना में बहुत कम होंगे जब इक्विलिब्रियम आएगा। ऐसी स्थिति में हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम जो है वो प्रोडक्ट्स को फेवर कर रहा है। किसको फेवर कर रहा है? प्रोडक्ट्स को। इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन्स मोस्टली प्रोडक्ट्स एंड मच लेसर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर मैं शुरुआत करूं प्योर रिएक्टेंट्स से, तो फिर मुझे बहुत आगे तक जाना होगा, फार टुवर्ड्स राइट, बिफोर द रिएक्शन अचीव्स इक्विलिब्रियम। तो Kc ग्रेटर देन 1 होने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पर आपके पास मोस्टली प्रोडक्ट्स होंगे, रिएक्टेंट्स बहुत कम होंगे। इफ यू स्टार्ट विद रिएक्टेंट्स ओनली, देन यू नीड टू गो फार टुवर्ड्स राइट। इक्विलिब्रियम आपसे दूर है, यू हैव टू गो फार टुवर्ड्स राइट बिफोर यू अचीव इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन का एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन काफी ज्यादा है, और ये भी बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज फार टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। और एक बार ये बात समझ में आ गई तो ऑपोजिट बातें भी इजीली समझ में आ जाएंगी। जब Kc बहुत ही छोटा है 1 से, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन की ये रिएक्शन, इसके लिए Kc का ये एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आप देखिए 1 से बहुत छोटी है, तो ऑब्वियसली N2 और O2 का प्रोडक्ट बहुत बड़ा है NO स्क्वायर से।
N2 और O2 का प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है NO स्क्वायर से। इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि N2 और O2 की कॉन्सेंट्रेशन NO से बहुत ज़्यादा हैं, मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बना ही नहीं है। If you start with reactants, you don't have to go far towards right. You just have to go little towards right before you achieve equilibrium. Starting with reactants only, extremely small amount of products are formed. तो position of equilibrium यहाँ पर किसके पास है? Reactants के। तो conclusion क्या हुआ? जब Kc बहुत छोटा हो 1 से, टिपिकली आप 10⁻³ से छोटा मान लीजिए, तो फिर इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट्स के बहुत पास हैं। इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं प्रोडक्ट्स के मुकाबले। और अगर Kc 1 से बहुत बड़ा है, मान लीजिए 10⁻³ से बड़ा है, तो इक्विलिब्रियम पर मोस्टली कौन है? प्रोडक्ट्स। ठीक है, और रिएक्शन का एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन बहुत ज़्यादा है। अगर K एक इंटरमीडिएट रेंज में है 10⁻³ से 10⁻+3 के बीच में, मतलब 1 के आसपास ही है, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी नियरली मिडवे है। इक्विलिब्रियम लाइज नियरली मिडवे बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट एट इक्विलिब्रियम यू विल हैव कंपैरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। किसी को भी आप बहुत ज़्यादा या किसी को भी बहुत कम नहीं बोल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिएक्शन की दिशा प्रिडिक्ट करना। किसी भी आर्बिट्रेरी रिएक्शन कंडीशन में रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जा रही होगी या बैकवर्ड्स आ रही होगी या फिर इक्विलिब्रियम पर होगी। रिएक्शन की 3 ही स्थितियां हो सकती हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप रिएक्शन मिक्सचर को ऑब्जर्व करोगे तो या तो नेट रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है या फिर इक्विलिब्रियम पर है। और ये पता लगाने के लिए हमें एक रिएक्शन कोशिएंट नाम की क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है और इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करना होता है। अगर आप इसको देखेंगे QC के एक्सप्रेशन को, तो आपको लगेगा कि यार ये तो Kc ही है, तो इसका नाम QC या रिएक्शन कोशिएंट क्यों रख दिया? ये तो अपना Kc ही है। पर ध्यान से देखिएगा, इस QC के एक्सप्रेशन में या फिर QP के एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशंस ली जा रही हैं या जो पार्शियल प्रेशर्स लिए जा रहे हैं, वो किसी भी जनरल टाइम t पर लिए जा रहे हैं, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ टाइम पर, रिएक्शन की यात्रा के किसी भी एक क्षण पर ये वैल्यूज रखी जा रही हैं, ये एक्सप्रेशन फाइंड किया जा रहा है। तो ये एक्सप्रेशन जो आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो या तो Kc से छोटी आएगी या Kc से बड़ी आएगी या फिर Kc के बराबर आएगी। इसकी 3 ही नियति हैं, 3 ही इसके पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। इसी तरह से QP को भी डिफाइन किया गया है Kp से कंपेयर करने के लिए। ये क्वांटिटीज डिफाइन ही कंपैरिजन करने के लिए की गई हैं। QP को कंपेयर करेंगे तो 3 रिजल्ट्स हैं, आइदर इट वुड बी स्मॉलर और लार्जर और इक्वल टू Kp। तो समझने वाली बात यह है कि रिएक्शन कोशिएंट्स को हमने कंपैरिजन करने के लिए डिफाइन किया है। अगर QC Kc से छोटा आता है तो यहां पर आप समझ लो QC को Kc के बराबर पहुंचना है। हर रिएक्शन का धर्म है इक्विलिब्रियम की तरफ जाना और इक्विलिब्रियम पर बने रहना। तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर तभी पहुंच पाएगी जब QC Kc के बराबर हो जाए। Q is a variable. If QC is smaller, it needs to increase. If QC is larger, it needs to decrease. And if QC is equal to Kc, it means the reaction has attained equilibrium. इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को समझिए। अगर QC लेस देन Kc है तो QC को बढ़ना है, और QC तभी बढ़ पाएगा उसके एक्सप्रेशन के मुताबिक जब प्रोडक्ट्स बढ़ें और रिएक्टेंट्स घट जाएं। इसका मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड दिशा में जाना होगा। और अगर QC ग्रेटर देन Kc है तो इसको घट के Kc के बराबर आना है, और घटने के लिए प्रोडक्ट्स को घटना होगा और रिएक्टेंट्स को बढ़ना होगा। प्रोडक्ट्स को घटना होगा और रिएक्टेंट्स को बढ़ना होगा, मतलब रिएक्शन को बैकवर्ड जाना होगा।
ठीक है ना, Q हमेशा K की बराबर आना चाहता है। अगर स्मॉलर है तो बढ़ के बराबर आएगा, ग्रेटर है तो घट के बराबर आएगा। स्मॉलर है तो रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में, QC ग्रेटर है तो प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होंगे रिएक्टेंट्स में। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है समझना भी, और उससे भी सिंपल है याद रखना। QC लेस देन KC means the reaction has to go forward, which means net reaction भी forward जा रही है, मतलब rate of forward reaction is more than the rate of backward reaction। ये तो हमने डिस्कस किया ही था। QC ग्रेटर देन KC होने का मतलब निकलता है रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब बैकवर्ड रेट अभी फॉरवर्ड रेट से ज़्यादा है। और ये दोनों ही परिस्थितियाँ आपको अल्टीमेटली यहाँ पर पहुँचाएंगी, जहाँ पर कोई नेट रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन कहाँ पर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पर। तो ये दो सिंपल एप्लीकेशंस हमने जाने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। पहला है कि रिएक्शन की एक्सटेंट ऑफ कंप्लीशन जज कर लेना, इक्विलिब्रियम कहाँ पर आएगा और वहाँ पर कौन डोमिनेंट होगा ये जज कर लेना। दूसरा है रिएक्शन की दिशा का प्रिडिक्शन करना, इसके लिए हमें रिएक्शन कोशेंट के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंपेयर करना होता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि आप इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशंस इवैल्यूएट करें। इसके लिए अपन एक स्टेप वाइज अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपने पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए अपने पास, और हमें इनिशियल अमाउंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस या इनिशियल पार्शियल प्रेशर्स। रिएक्शन के नीचे ही हम एक टेबल बनाएंगे, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में टेबल बना के प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। इसको कॉमनली लोग आइस टेबल भी बोलते हैं, इनिशियल चेंज एंड इक्विलिब्रियम टेबल। तो फर्स्ट रो में आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस लिखनी है, सेकेंड रो में आपको चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस लिखना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर आपको आइडिया लग रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो आप रिएक्टेंट्स के लिए चेंजेस नेगेटिव लिखोगे और प्रोडक्ट्स के लिए चेंजेस पॉजिटिव लिखोगे। बैकवर्ड जा रही है इसका आइडिया लग रहा है तो फिर रिवर्स वे में लिखोगे, प्रोडक्ट्स के लिए नेगेटिव और रिएक्टेंट्स के लिए पॉजिटिव। कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है तो आप फॉरवर्ड जाता हुआ मान सकते हो। फिर इनिशियल और चेंज को ऐड करके आपको इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस मिल जाएंगी, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्स। बस ये जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं इनको आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, वही लॉ ऑफ मास एक्शन वाली इक्वेशन। बस फिर आपको एक लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फोर्थ पावर जैसी भी इक्वेशन मिले उसको सॉल्व करना है। उसमें एक ही अननोन है x। एक बार x आ गया तो x के टर्म्स में आपने सारी कॉन्सेंट्रेशंस ऑलरेडी लिखी हुई है, आप सारी कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड कर लोगे। इसको चलिए क्विकली इलस्ट्रेट करते हैं। Here we have a reaction, H2 plus I2 gives and is given by 2HI। ये कॉन्सेंट्रेशंस हैं। आप चाहो तो इनकी मदद से QC फाइंड भी कर सकते हो एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम। QC का एक्सप्रेशन तो वैसा ही है जैसा KC का है। मैंने QC इवैल्यूएट किया तो 1 आया। QC का सीधा सीधा कंपैरिजन KC से है, ये कम आ रहा है, इसका मतलब नेट रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड जा रही है। ये आपको इनिशियल स्टेट दे रखी है, इसके नीचे आप चेंज लिख लीजिए। कोफिशिएंट्स का यहां पर थोड़ा ध्यान रखिए, रिएक्टेंट का चेंज नेगेटिव, प्रोडक्ट का चेंज पॉजिटिव, ठीक है ना। कोफिशिएंट डबल होगा तो चेंज भी डबल लाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए मुझे ये दोनों रोज ऐड कर लेनी है। अब मुझे सबकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस एक ही अननोन के टर्म्स में मिल चुकी हैं। अब अपना बस एक ही फोकस है कि किसी भी तरह से ये x हमें मिल जाए। उसके लिए मैंने ये वाली कॉन्सेंट्रेशंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में रखी, जैसा कि अपन अपनी अप्रोच में जान रहे थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 64। बस ये इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है। वी हैव टू सॉल्व फॉर अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x
वैसे ये लेफ्ट हैंड साइड एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रही है मुझे, राइट हैंड साइड भी एक परफेक्ट स्क्वायर दिख रही है। तो यहां से मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई भी कर सकता हूं। दो रूट्स आएंगे ±8, पर क्योंकि दो कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो नेगेटिव नहीं हो सकता, आई विल रिजेक्ट द नेगेटिव रूट, और यहां से फिर मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। 0.1 + 2x is 8 times 0.1 minus x। आगे बढ़ा जाएगा तो फिर x की वैल्यू ऐसे आ जाएगी 0.07। ठीक है, और ये वैल्यू इक्विलिब्रियम वाले रो में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। H2 और I2 की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी 0.03 मोलर, और HI की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 + 2x, x की वैल्यू अपने पास है ही 0.24 मोलर। तो ये आ गई अपनी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। तो इस तरह से आप इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक तरीका है, एक सिस्टमैटिक आसान तरीका। चलिए, कुछ स्पेशल केसेस में आप अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए अजम्पशंस लेने के बारे में भी सोच सकते हो। ये दो स्पेशल केसेस होंगे, एक तो वो जिसमें Kc 1 से काफ़ी छोटा होगा, और दूसरा वो जिसमें Kc 1 से काफ़ी बड़ा होगा। अभी हमने डिस्कस किया था कि Kc 1 से बहुत छोटा होने पर इक्विलिब्रियम वेरी क्लोज टू द रिएक्टेंट साइड होता है, 1 से बहुत बड़ा होने पर इक्विलिब्रियम वेरी क्लोज टू द प्रोडक्ट साइड होता है। तो यहाँ पर आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप इक्विलिब्रियम हमेशा वहाँ से अप्रोच करें जहाँ से इक्विलिब्रियम पास पड़े। अगर आप कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, कोई सिंप्लीफाइंग अजम्पशंस लेना चाहते हैं, तो इक्विलिब्रियम को हमेशा वहाँ से अप्रोच करना चाहिए जहाँ से वो पास पड़े। Kc <<1 होने पर लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, स्टार्ट विद रिएक्टेंट्स ओनली एंड फॉर्म सम प्रोडक्ट्स। और क्योंकि प्रोडक्ट्स कम बनेंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कम आएगा, ट्राई टू नेग्लेक्ट द चेंज विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में आने वाले चेंजेस को नेग्लेक्ट करके आपकी प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो सकती है। तो ये एक आपके लिए ट्रिक है सॉल्व करने की। सिमिलरली, जब Kc 1 से बहुत बड़ा हो, you should approach the equilibrium from the reverse direction, right to left, which means start with products only। एक ऐसी कंडीशन से शुरुआत करें जहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट्स हों, और फिर थोड़े से रिएक्टेंट्स बना लें। यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस में आने वाले चेंजेस को नेग्लेक्ट करने का अजम्पशन ट्राई कर सकते हैं। और अब अपना लास्ट डिस्कशन होगा इक्विलिब्रियम मिक्सचर की कॉम्पोजिशन बदलने के बारे में। अभी तक तो हम चर्चा कर रहे थे इक्विलिब्रियम अचीव करने के बारे में। अब एक ऐसी रिएक्शन जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर पहुंच गई हो, उसको इक्विलिब्रियम से हटाने के ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं। हाउ कैन वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम एंड हाउ विल द रिएक्शन रिएक्ट इफ वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। तो इस बारे में एक सिंपल गाइडिंग प्रिंसिपल है, वो कहलाता है द ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। जब भी आप किसी सिस्टम पर स्ट्रेस क्रिएट करते हो, किसी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो, तो रिएक्शन हमेशा जो स्ट्रेस क्रिएटिंग फैक्टर है उसको अपोज करती है। ठीक है ना, जो कारण है इक्विलिब्रियम से हटाने का, उस कारण का विरोध करती है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। अगर प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है तो प्रेशर घटाने की कोशिश करती है। ठीक है, अगर हीट देने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है तो हीट एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। ठीक है, अगर हीट रिलीज करने से, विड्रॉ करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है तो हीट रिलीज करने की कोशिश करती है। तो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करने के लिए सिस्टम स्ट्रेस को अपोज करता है, और इसका नाम है द ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। If a stress or disturbance is applied to a reaction mixture at equilibrium, the net reaction always occurs in a direction that relieves the stress
partially offsets the impact of the change. तो स्ट्रेस रिलीविंग डायरेक्शन में रिएक्शन जाना चाहती है. इसमें एक आसान ऑप्शन है कि आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स बदल दें. रिएक्टेंट को बढ़ा दें, प्रोडक्ट को रिमूव कर लें, ठीक है, या फिर ऑपोजिट कर दें, रिएक्टेंट को रिमूव कर लें, प्रोडक्ट को ऐड कर दें बाहर से. एक्सटर्नली अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट्स में बदलाव ला रहे हो तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है. ठीक है ना. ये तभी होगा जब आप कॉन्सेंट्रेशंस बदल पाओगे. अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन उसको घटाने की कोशिश करेगी. प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हो तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटाने की कोशिश में और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की कोशिश में नेट रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड. अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो रिएक्टेंट को बढ़ाने की और प्रोडक्ट को घटाने की कोशिश होगी. और इस कोशिश में फिर रिएक्शन किधर जाएगी बताइए? बैकवर्ड्स. तो ये आसान कंक्लूजन्स थे. यहां पर ये याद रखना कि अगर आपने कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड या रिमूव किया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बदलती है, तो फिर इसको ऐड या रिमूव करने से इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब नहीं होगा. नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट on adding or removing reactants or products. That are pure solids or liquids. ऐसे substances जिनकी concentrations चेंज ही नहीं होती है, उनको ऐड या रिमूव करने से इक्विलिब्रियम स्टेट भी डिस्टर्ब नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेशर चेंज करना, रिएक्शन मिक्सचर में लगने वाला प्रेशर. ये ऑप्शन आपको तभी काम आएगा जब आपकी रिएक्शन में कोई गैस इन्वॉल्व होगी. अगर रिएक्शन में कोई गैस इन्वॉल्व ही नहीं है तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा. यहां पर हम प्रेशर को बदल रहे हैं बाय चेंजिंग द वॉल्यूम, एंड दिस इज फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसेस. ये मान के चल रहे हैं कि रिएक्शन एक क्लोज्ड वेसल में हो रही है जिस पर एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है. उस पिस्टन को अप डाउन मूव करके हम प्रेशर बदल सकते हैं. अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन मिक्सचर प्रेशर घटाने की कोशिश करेगा, और अगर आप प्रेशर घटा रहे हो वॉल्यूम बढ़ा के, तो फिर रिएक्शन मिक्सचर प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा. और वो ऐसा कैसे कर पाएगा? An increase in pressure by decreasing volume causes the net reaction to move in the direction of lesser gas moles. रिएक्शन के कंट्रोल में है अपनी दिशा को परिवर्तित करना, एडजस्ट करना. तो प्रेशर को अगर आपने एक्सटर्नली बढ़ाया है तो उस बढ़े हुए प्रेशर को ऑफसेट करने के लिए गैस मोल्स की संख्या में कमी की जाएगी, और रिएक्शन ऐसी दिशा में जाएगी जिधर जाने से नंबर ऑफ गैस मोल्स कम हो जाएं. ऑन द अदर हैंड अगर आपने वॉल्यूम बढ़ा के प्रेशर घटाया है, ठीक है ना, यहां पर एक करेक्शन है, अ डिक्रीज इन प्रेशर बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम causes the net reaction to move in the direction of higher gas moles. प्रेशर घटाया है तो सिस्टम चाहेगा प्रेशर को बढ़ाना, और प्रेशर को बढ़ाने के लिए वो हायर गैस मोल्स की दिशा में जाएगा. यहां पर भी आप याद रखना, अगर डेल्टा एन जी 0 है, मतलब दोनों तरफ कोई गैस है ही नहीं या फिर नंबर ऑफ गैस मोल्स बराबर हैं, देन देयर वुड बी no effect on equilibrium state by changing volume. वॉल्यूम चेंज करके प्रेशर चेंज करना रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं डालेगा अगर डेल्टा एन जी ही 0 हुआ.
ठीक है। तीसरा एक शॉर्ट ऑप्शन है टेम्परेचर बदलना। टेम्परेचर बदलने से एक्चुअली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बदल जाता है, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही बदल रहा है तो एक तरह से आपका गोल पोस्ट ही शिफ्ट हो रहा है। गोल पोस्ट ही शिफ्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली अब आपको नया एम करना पड़ेगा, नई जगह आपको जाना है, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। ठीक है ना। टेम्परेचर बदलने से रिएक्शन पर क्या इफेक्ट आएगा, ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक। ठीक है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो एक्सोथर्मिक होगी। इफ द सिस्टम इज हीटेड, अगर हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो सिस्टम उस दिशा में जाना चाहेगा जिस दिशा में जाने से हीट एब्जॉर्ब होती है। आप हीट दे रहे हो, सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करना चाहेगा, खत्म करना चाहेगा, तो वो एंडोथर्मिक दिशा में जाएगा। और अगर आप सिस्टम को कूल कर रहे हो, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, कूलिंग द रिएक्शन मिक्सचर, तो रिएक्शन मिक्सचर अपना टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो ऐसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में जाने से हीट रिलीज होती हो, एक्सोथर्मिक दिशा में। तो फिर से आपके लिए कंक्लूजन्स सिंप्लीफाई करके बोल देता हूं। हीट करने से रिएक्शन हमेशा एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाती है, कूल करने से हमेशा एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शंस फेवर होती हैं और टेम्परेचर घटाने से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसी को आगे बढ़ा के बोल सकता हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर घटाने से बढ़ता है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस का टेम्परेचर के साथ एक पैरेलल रिलेशन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ एक एंटी पैरेलल रिलेशन है। राइट। तो टेम्परेचर चेंज करना इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का एक शॉर्ट ऑप्शन है। यहां से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ही होगा। और ये एक ऑप्शन है जिससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। फिर भी इसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है कि कैटलिस्ट जैसे सब्सटेंसेस जो रिएक्शन रेट को प्रभावित करते हैं, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर जल्दी पहुंचाते हैं, रिएक्शन कराने में आसानी पैदा करते हैं, लेकिन ये हमें ज़्यादा प्रोडक्ट बना के नहीं देते। तो कैटलिस्ट यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि आपको ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाएगा। हाँ, आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में ऐसा लग सकता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, पर इक्विलिब्रियम आने तक आपको जो प्रोडक्ट का अमाउंट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस के रेट्स को बराबर इंक्रीज करता है या चेंज करता है। मतलब वो भेदभाव नहीं करता। इट अफेक्ट्स द रेट्स ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वली। So both are speeded up to the same degree. So adding a catalyst to a system has no net effect on the system's equilibrium composition. अगर सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है तो कैटलिस्ट यूज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, और अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो कैटलिस्ट यूज करने से आपको इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन बदली हुई नहीं मिलेगी, वही इक्विलिब्रियम कॉम्पोजिशन मिलेगी जो बिना कैटलिस्ट के मिलती। The catalyst's only effect is to bring the system to equilibrium faster. कैटलिस्ट आपका समय बचा सकता है पर वो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाकर नहीं देता, और इक्विलिब्रियम पर पहुंची हुई रिएक्शन को आप कैटलिस्ट यूज करके डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम का एक सार, एक समरी मैंने आपके सामने रखी। एक तरह से आपके शॉर्ट नोट्स बनाने में मैंने आपकी हेल्प की है। ये सारी चीज़ें आपको कॉपी भी कर लेनी है, इससे आपके एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर पाएंगे। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा। आपकी राय आपके कमेंट्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा, आपके सजेशंस भी बताइएगा। ठीक है, हमारी ये यात्रा जारी रहेगी। एक और नए लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और जमकर मेहनत करिए। बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू।